स्पाइडरमैन पॉप कल्चर के दुनिया से सबसे ज़्यादा पॉपुलर बड़ा नाम माना जाता है। सुपरमैन और बैटमैन के बाद स्पाइडरमैन ही एक मार्वल का इकलौता किरदार है जो कि वर्ल्ड के टॉप फेमस कैरेक्टर लिस्ट में से तीसरे नंबर पर आता है। स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी हमारे इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि जब सैम राइमी की टोबी मैगवायर की जो फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी आई थी तो उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा कलेक्शन सिर्फ इंडिया से गया था। जी हाँ, यानी कि जो आप सुनते हो कि इंडिया में मार्वल की मूवीज़ चलने लगी है, बहुत अच्छा चल रही हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है। बल्कि जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बना था 2008 के पहले, यानी कि जब एक्समैन की मूवीज़ आया करती थी, जब एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की मूवीज़ आया करती थी, जब टोबी मैगवायर की मूवी स्पाइडरमैन के वर्जन की मूवीज़ आया करती थी, तब से इंडिया में मार्वल फैंस मौजूद हैं और तब से वो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी हैं मार्वल के मूवीज़ को लेकर। तो अब मार्वल का फ्यूचर इंडिया में भी ब्राइट है और वर्ल्ड वाइड भी ब्राइट है, बट ये हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी मार्वल के डाउनफॉल और राइज के बारे में, और स्पाइडरमैन कैरेक्टर का एक इंडियन वर्जन भी एग्जिस्टेंस में आता है जो कि अब हमें मार्वल कॉमिक्स में काफ़ी पहले ही देखने को मिल चुका था, बट अब फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनी पिक्चर्स आने वाले फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स नाम की फिल्म में स्पाइडरमैन का एक इंडियन वर्जन भी दिखाने वाले हैं, जो कि इंडियन फैंस के लिए एक ट्रिब्यूट से कम तो होगा नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मार्वल कैसे बैंक करप्ट हो गया, फिर उसके बाद जानेंगे कि कैसे मार्वल ने इंडिया को खुद का एक स्पाइडरमैन दिया, और बात करेंगे स्पाइडरमैन के इंडियन वर्जन के ओरिजिन के बारे में। तो ये 3 सेगमेंट में इस वीडियो को मैंने डिवाइड करा हुआ है। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट से कि कैसे मार्वल का डाउनफॉल शुरू हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि मार्वल स्टूडियोज आज अपने शिखर पर मौजूद है, हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब जैसे हमारे इंडिया में आज के डेट में बहुत सारी कॉमिक बुक कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं, उसी तरह उसी दौरान जब मार्वल के स्ट्रगलिंग डेज चल रहे थे तो मार्वल ने भी काफ़ी लाख ज़्यादा गुना स्ट्रगल किया है। अब मुझे पता है कि वो स्ट्रगल और ये स्ट्रगल बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी ऑडियंस थी रीडिंग वाली, यानी कि जो कॉमिक बुक्स रीड करती थी। और हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास रीडिंग ऑडियंस नहीं है बट उन तक वो कॉमिक बुक्स पहुंचाई नहीं जा पाती है। और उसी तरह हमारे इंडिया में एनिमे फैंस इतने ज़्यादा इसीलिए हैं क्योंकि उनको वो रीड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ देख सकते हैं। तो हाँ, हमारे इंडिया में वॉचिंग ऑडियंस की कमी नहीं है बट रीडिंग ऑडियंस की कमी है। इस वजह से शायद हमारे कॉमिक बुक इंडस्ट्री थोड़ा डाउनफॉल में अभी भी चल रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, और हो सकता है आने वाले टाइम पे इंडियन पब्लिशर इस पर ध्यान देंगे। तो बात करते हैं मार्वल की। तो देखो, मार्वल का जब डाउनफॉल शुरू हुआ ना, तो उसका एक रीज़न स्पाइडरमैन भी बताया जाता है। अब कुछ महाशय मुझसे पूछेंगे कि भाई ये कैसे, स्पाइडरमैन सबका प्यारा कैरेक्टर है, सब उसको पसंद करते हैं, सब उससे प्यार करते हैं, है ना, उसकी मूवीज़ इतना चलती है हमारे इंडिया में, हर जगह पे स्पाइडरमैन का बोलबाला रहता है, तो स्पाइडरमैन रीज़न कैसे हो गया मार्वल कॉमिक्स के फ्लॉप होने का। तो देखो, स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक्स में एक सीरीज शुरू की गई थी जिसका नाम था क्लोन सागा। अब ये सीरीज इतनी ज़्यादा पिसी हुई सीरीज लग रही थी कि फैंस ने ये कॉमिक बुक पढ़ना ही बंद कर दिया, और जब फैंस ने मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन को पढ़ना बंद कर दिया तो मार्वल कॉमिक्स से ये एक्सेप्टेशन लोग लगाने लगे कि अब मार्वल हर कैरेक्टर को लेके ऐसे ही क्लोन सागा शुरू करने वाला है। इस वजह से मार्वल की कॉमिक बुक पढ़ना ही बंद कर दी गई। तो ये वो रीज़न था, जो एक रीज़न माना जा सकता है कि मार्वल डाउनफॉल शुरू हो चुका था। इसके बाद जब वापस से जब मार्वल को लगा कि उसे फिर से उठना चाहिए एक कंपनी की तरह, तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारे कैरेक्टर्स के जो राइट्स थे, जो मूवी राइट्स थे, उसको अलग अलग स्टूडियोज़ को दे दिया, यानी कि सेल आउट कर दिया, और उनके साथ एक डील कर ली। और वो डील कुछ इस हिसाब से थी कि हर स्टूडियो को जो भी कैरेक्टर्स मार्वल के स्टूडियो, मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं उन स्टूडियोज़ के पास, उनको हर 2 साल के अंदर कोई ना कोई ब्लॉकबस्टर मूवी थिएटर्स में लानी होंगी उनके कैरेक्टर्स को लेकर। बट अब इसमें से कुछ स्टूडियोज़ बहुत ज़्यादा ही सक्सेस हो गए और कुछ स्टूडियोज़ काफ़ी ज़्यादा कम सक्सेस हुए। तो अब बात करते हैं कौन से स्टूडियोज़ के पास कौन सी फिल्म गई थी। तो आयरन मैन का जो कैरेक्टर था एक्चुअल में ये भी सेल आउट हो चुका था। जी हाँ, यानी कि आयरन मैन एमसीयू का पार्ट काफ़ी टाइम बाद बना है। 1990s से ही आयरन मैन की मूवी पर कहानी की शुरुआत कर दी गई थी, और ये मूवी बनने वाली थी फॉक्स के अंडर, बट फॉक्स ने
फॉक्स को ये संभाल नहीं पाया और फॉक्स ने ये मूवी राइट्स दे दिए किसी और स्टूडियो को, और ये स्टूडियो का नाम था पैरामाउंट पिक्चर्स। अब वो पैरामाउंट पिक्चर्स वही पैरामाउंट पिक्चर्स है जिसमें दी मम्मी यूनिवर्स आता है, बट इस बार चेंज ये था कि ऑलरेडी पैरामाउंट पिक्चर्स के पास हल्क के कैरेक्टर के राइट थे। जी हाँ, और हल्क के कैरेक्टर पे ऑलरेडी 2 मूवीज आ चुकी थी पहले ही। एक तो 80s में टीवी शो उन्होंने बनाया था, उसके बाद प्लस आगे जाके वो 2003 में एक हल्क की मूवी बनाने वाले थे, और उन पर एक प्रेशर था कि अब वो हल्क के साथ साथ एक आयरन मैन मूवी भी बनाएंगे। बट जो पुरानी मूवी की आयरन मैन का जो ड्राफ्ट था उसी को रीयूज करके उन्होंने वो मूवी बनाई, तो बनाने की सोची, बनाई नहीं बनाने की सोची, तो इस वजह से उनको फॉक्स स्टूडियोज को भी थोड़ा बहुत क्रेडिट देना पड़ता। तो ये क्रेडिट के चक्कर में उन्होंने ये मूवी बना ही नहीं पाए, क्योंकि ऑलरेडी हम सभी को पता है कि आयरन मैन की मूवी बनाना कोई आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने आयरन मैन से मतलब जो बहुत ज़्यादा कम पॉपुलर था कॉमिक बुक्स में, उससे ज़्यादा कंपेयर देन हल्क पे मूवी बनाई, क्योंकि हल्क एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको ऑलरेडी सबने पढ़ा हुआ है और सबको उसकी ओरिजिन स्टोरी पता है। तो इस वजह से हल्क ऑलरेडी सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर था कॉमिक बुक्स में, तो इस वजह से उन्होंने शायद हल्क पे मूवी बनाई। बट आयरन मैन का क्या, तो आयरन मैन के कैरेक्टर्स के राइट ऐसे ही 2-4 स्टूडियोज़ को घूमने के बाद फाइनली मार्वल स्टूडियोज़ ने, जब उनकी मूवीज़ जब फाइनली बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने लगी, यानी कि जब सोनी पिक्चर्स की स्पाइडरमैन चलने लगी, फॉक्स के फैंटास्टिक फोर चलने लगे, फॉक्स के ही फिर एक्समैन चलने लगे, तो जब ये फाइनली उनको प्रॉफिट हो रहा था इतनी बड़े बड़े स्टूडियोज़ को, तो उसमें से मार्वल स्टूडियोज़ को बहुत ही कम खर्चा मिलता था। यानी कि जो मतलब मूवीज़ जितना मार्वल एक्सपेक्ट करता था उससे लाख गुना कम, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर उनको प्रॉफिट हुआ करता था। तो केविन फाइगी और एक जो मार्वल के उस टाइम के चेयरमैन थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि वो टॉय बीज कंपनी के मालिक थे, तो उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि हम लोग क्यों ऐसा बाकी के स्टूडियोज़ के पीछे भाग रहे हैं या बाकी के प्रॉपर्टीज़ से पैसा कमा रहे हैं। इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, जो कैरेक्टर्स हमारे पास है हम उन्हीं पर मूवीज़ बनाएंगे और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की शुरुआत करते हैं। अब देखो, सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना भी कोई आम बात नहीं था मार्वल के लिए, बिकॉज सिनेमैटिक यूनिवर्स का ट्रेंड तभी शुरू ही हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ट्रेंड नहीं था, बिल्कुल था, बिकॉज हैरी पॉटर की मूवीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धमाल कर रही थी सिनेमा घरों में। तो इस वजह से हमारे केविन चाचा को ये आइडिया आया कि क्यों ना सुपर हीरोज़ का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जाए, जो कि आज तक तो कहीं पर भी पॉसिबल नहीं था। बट 2007 में स्टैन ली सर और बहुत सारे मार्वल कॉमिक्स के ग्रुप उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी कॉमिक कॉन के इवेंट में जाके, और उन्होंने अनाउंसमेंट ये करी कि वो एक बैंक से लोन ले रहे हैं एक मूवी बनाने के लिए। तो वेल ये आइडिया तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था उस टाइम पे, बिकॉज तुम एक मूवी बना रहे हो वो भी लोन लेके। तो ऑलरेडी मार्वल पे इतना सारा प्रेशर था कि कैसे वो एक इस मूवी को कंटिन्यू करेगा, और क्या पता अगर ये मूवी फ्लॉप हुई तो उनका जो वो एक फिर से एक बार बैंक करप्ट हो ही जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के बाद फाइनली आयरन मैन मूवी बनी, और उसके बाद जो हुआ वो तो रेस्ट इज हिस्ट्री नाउ। तो वेल ये था एक मार्वल का डाउनफॉल, और इस डाउनफॉल में स्पाइडरमैन का भी छोटा सा हाथ है। तो वो क्लोन सागा, उसको इतनी बुरी कॉमिक बुक पढ़ी गई थी फैंस के दौरान, इतना बुरा बोला गया था कि उन्होंने मार्वल कॉमिक्स को पढ़ना ही बंद कर दिया था, जो कि एक डिसअपॉइंटिंग था मेरे अकॉर्डिंग। होना भी चाहिए, बिकॉज आप इतना एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप कर सकते थे, लेकिन आपने फिर भी ऐसा क्लोन सागा जैसा स्टोरी लिखा, तो इट्स नॉट ए गुड चॉइस। तो ये वो रीज़न था मार्वल के डाउनफॉल होने का, स्पाइडरमैन का छोटा सा हाथ। अब बात करते हैं हमारे कॉमिक बुक इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि हमारे इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री के बारे में। तो हम जब बात करते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर्स की, तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट सेक्टर के नाम पे हमें बहुत कुछ याद आता है। तो सबसे पहला तो हमें याद आता है मूवीज़, टीवी शोज़, वेब सीरीज़, एनिमेशन सीरीज़, एनिमे, और बहुत सारे कंटेंट जो कि इन्हीं कैरेक्टर से रिलेटेड होते हैं। बट कॉमिक बुक्स एक्चुअल में एंटरटेनमेंट का ही पार्ट है, बट उसको हम एंटरटेनमेंट एज इन देखते ही नहीं है। हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में कुछ महानायकों का ये कहना है कि कॉमिक बुक सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बट मैं इससे एग्री बिल्कुल भी नहीं करता। अगर कॉमिक बुक सिर्फ बच्चों के लिए होती है तो अमेरिका में कॉमिक बुक्स कैसे चल जाती हैं, जापान में मांगास कैसे चल जाते हैं, वो भी तो एक हिसाब से कॉमिक बुक ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो माइंड सेट है हम इंडियंस का, कि हम ये सोचते हैं कि यार कॉमिक बुक्स बच्चों के लिए होती हैं, तो वो गलत है मेरे अकॉर्डिंग, और ये माइंड सेट चेंज करना चाहिए। अच्छा, अब और बात सुन लो उन महाशय की, और एक बात सुन लो कि जो वो लोग ये कहते हैं ना कि कॉमिक बुक्स बच्चों के लिए होती है, वही एक साइड से दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उनको ज़्यादा मतलब अब भाई मान लिया कि तुमको लगता है कि कॉमिक बुक्स बच्चों के लिए होती है, ठीक है, तो अब बात करते हैं तुम्हारी पसंद की कि तुमको पसंद क्या है, तुमको क्या अच्छा लगता है।
तो अगर आप उनकी राय जानोगे ना तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, क्योंकि उनको पसंद आता है हमारे इंडियन टेलीविज़न पे दिखाए जाने वाले डेली सोप्स, जिसमें सास भी कभी बहू थी, ससुराल सिमर का, ऐसे थर्ड क्लास शो के नाम आते हैं। मेरे को तो याद भी नहीं है कितने सारे शोज़ हैं, और हम सभी को पता है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारी इंडियन ऑडियंस अच्छी मूवीज़ की डिमांड नहीं करती, अच्छे कॉमिक बुक की डिमांड नहीं करती, इस वजह से ये हो रहा है। वेल, अब बात करें कॉमिक बुक की, तो देखो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि रीडर्स की कमी है। रीडर्स की कमी बिल्कुल नहीं है माय फ्रेंड, बिकॉज इंडिया में 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन सेटल्ड है, यानी कि पूरी दुनिया का 70%, सॉरी आई थिंक 17% हमारे इंडिया में ही आ जाता है। तो फिर ऑडियंस की कमी तो बिल्कुल नहीं है। तो बात करें रीडर्स की, तो हाँ रीडर्स की कमी भी बिल्कुल नहीं है। बट यहाँ पे बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स की कमी तो है। और जब तक कंपनीज ये प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगी कि उनको एक अमाउंट में उनको कॉमिक बुक बेचनी है, या उनके डिस्ट्रीब्यूटर को उनको थोड़ा समझाना चाहिए कि वो और अच्छे से अपना काम करे। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हर एक कॉमिक बुक कंपनीज एक साथ मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स पर ध्यान दें, तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। जैसे कि हर गली में, हर नुक्कड़ के सामने एक कॉमिक बुक शॉप होना। अब देखो, मुझे पता है बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं इंडियन लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, बट इसमें मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि भाई ये इंडिया मेरा कंट्री है और मेरी लैंग्वेज हिंदी है। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, भाई तू इंग्लिश यूज़ किया कर ना, टाइटल में इंग्लिश यूज़ किया कर, डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश यूज़ किया कर। तो देखो, मुझे पता है कि मैं हिंदी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है यार। देखो, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बट फिर भी यार मेरे को इंग्लिश पसंद नहीं है। अब वो मेरा पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो इस वजह से मैं हिंदी यूज़ करता हूँ और मैं वीडियोस के अंदर भी हिंदी यूज़ करता हूँ। तो जो भी ऑडियंस मुझसे सब पूछती है डीएम वगैरह या मैसेज करती है कि भाई तुम हिंदी में ही क्यों डालते हो सब कुछ, तो आपको रीज़न मिल गया होगा कुछ लास्ट के 30 सेकंड के अंदर ही, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कॉमिक बुक इंडस्ट्री को लेके। अब देखो, कॉमिक बुक इंडस्ट्री ना काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई है, बाहर के देशों में नहीं, सिर्फ हमारे देशों में। क्योंकि बाहर के देशों में इतने सही रीडर्स हैं, क्योंकि अगर उनको क्लोन सागा जैसा बुक भी दिया जाएगा तो भी वो खुशी खुशी पढ़ लेते हैं। मतलब एक बार तो पढ़ ही सकते हैं, वन टाइम रीड बुक तो हो ही सकती है। बट हमारे इंडिया में वैसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप हमारे यहाँ पे सर्वनायक सीरीज़ किसी को पढ़ने दो, तो पहले तो वो नाम में ही कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये कॉमिक बुक किसकी है। तो उसको बताना पड़ता है उन रीडर्स को कि भाई ये राज कॉमिक्स की कॉमिक है, ये एक इवेंट पे बेस्ड है। तो ऐसे ही बहुत सारे मतलब नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पब्लिशर्स को लेकर। तो मेरे अकॉर्डिंग पब्लिशर्स को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिशर्स ध्यान नहीं देंगे तो और कौन देगा यार, कि बिकॉज उनको भी बिजनेस करना है। आई नो, करो यार बिजनेस, किसने मना किया है, बट अपने बिजनेस का जो प्रोडक्ट है ना, वो इस तरीके से सेल करो कि हर किसी को समझ आ जाए कि एक्चुअल में कॉमिक बुक का जो मेन पर्पस होता है वो क्या है। तो वेल, अब मेरे अकॉर्डिंग हमने एमसीयू का डाउनफॉल की बात कर ली, तो अब बात करते हैं कॉमिक बुक्स की भी बात कर ली। ये मेरा प्लान नहीं था, ठीक है, ये अनस्क्रिप्टेड पार्ट था कॉमिक बुक्स वाला, तो वो भी आ ही गया इसके अंदर। तो अब बात करते हैं स्पाइडरमैन इंडिया की। सो एज वी नो कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, तो आई अपोलोजाइज दैट कि मैंने बोला कि मैं स्पाइडरमैन इंडिया की ओरिजिन एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं नहीं कर पाऊंगा यार इस वीडियो में, बिकॉज इतना लेंदी वीडियो हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि इतना लेंदी वीडियो हो जाएगा, बट अब खैर क्या ही कर सकते हैं, आप लोग वीडियो इतना लंबा देखते नहीं हो, तो मुझे भी इतनी लंबी वीडियोज़ बनाने की आदत है नहीं। तो हम लोग वो ओरिजिन का एपिसोड 3 और 4 में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को अगर सच में पसंद आई है ना, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कुछ नया जानने को मिला, या कुछ सेंसिटिव पॉइंट जो मुझे लगा कि आप लोगों को पहली बार सुनाऊँ मैं और आप लोगों ने वो पहली बार सुनी है, तो इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये बातें आपके ही तरह कोई और भी जाने, यानी कि जिसके पास कॉमिक बुक इंडस्ट्री को लेके मतलब एक क्रेज़ तो है, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस किस पर्टिकुलर वे में अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करे, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप अपना ओपिनियन बताओगे, तब तक वो बंदे के पास इस वीडियो का लिंक जा चुका होगा, और जब तक उसके पास ये लिंक जा चुका होगा, तब तक वो भी अपना जो अपने अंदर का जो वो है, जो पर्सनल ओपिनियन होता है, वो हमारे कमेंट सेक्शन में आके बोल सकता है। तो इससे फ़ायदा हम सबका होने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर भी कर दो। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैंने बोला कर सकते हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कर ही दो, अभी ही कर दो, नहीं, कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो अब मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरे सारे सोशल मीडियाज के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब देखो, मेरा अलग अलग सोशल मीडिया पे आने का कोई एक वैलिड रीज़न है, ठीक है।
मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ताकि मैं यूट्यूब पे ऑडियंस को एक्सप्लोर कर सकूं। मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया बिकॉज इंस्टाग्राम के ऑडियंस को एक्सप्लोर कर सकूं। मैंने फेसबुक स्टार्ट किया बिकॉज मैं फेसबुक के ऑडियंस को एक्सप्लोर कर सकूं। तो हर एक ऑडियंस अलग होती है और हर एक प्लेटफॉर्म अलग होता है, तो आपको मेरी वीडियोस का फॉर्मेट भी अलग मिलेगा। अब मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील्स और मेन पोस्ट और जो IGTV वीडियोस होते हैं वो ज़्यादा पोस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज उसके लिए यूट्यूब है, वहाँ पे वीडियो का एक सेक्शन बना के रखा है मैंने। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करता हूँ, कभी कभी कर देता हूँ, ठीक है। फेसबुक पे भी मैं कभी कभी वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, और जो नॉर्मली न्यूज़ वगैरह होती है वो तो जाती ही रहती है बाय दी पोस्ट। तो ये रीज़न है मेरा। अब देखो, अगर कल को यूट्यूब डिलीट हो जाता है तो आप लोग मुझे वहाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक और डिस्कॉर्ड वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। तो दुनिया ज़माने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तो अब मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में इतना ही। आप ये वीडियो एंड तक देखते रहे, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैंने इस वीडियो को यहाँ तक रिकॉर्ड किया तो इसलिए मैं भी खुद को थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो अब मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में इतना ही। मिलता है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।